प्रिय विद्यार्थियों, हम फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। यह नैसर्गिक यानी कि नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक यानी कि व्यक्ति को जो जन्म से प्राप्त होते हैं ऐसे अधिकार। जीवन का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार, ये सारे अधिकार नैसर्गिक और अहरणीय हैं, यानी कि जिनको छीना नहीं जा सकता और जो प्राकृतिक हैं, जन्म से हैं। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त है और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें। देखिए, उस समय के एक पत्रकार ने क्या लिखा है उसके बारे में देखते हैं। एक क्रांतिकारी पत्रकार जॉन पॉल मरा ने अपने अखबार लामी द पॉपुलर, जिसका हिंदी में जिसे जनता का मित्र बोलते हैं, में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। यानी कि नेशनल असेंबली ने जो संविधान तैयार किया था उस पर क्या टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया। जनता से मतलब आम जनता से, उनका जो प्रतिनिधित्व कार्यभार है वो किसको सौंप दिया? अमीरों को। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। तो यहाँ पर देखिए, उनका मत था कि जो गरीब आम जनता थी, शोषित जो लोग थे, उनकी जो भी कंडीशन थी, वो जिस प्रकार से नेशनल असेंबली ने जनप्रतिनिधित्व सौंपा था अपने हिसाब से, उस तरीके से नहीं सुधर सकते। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि नेशनल असेंबली में भी वही लोग जा रहे थे जो धनाढ्य थे, फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कोलिनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। समाचार पत्र लामी द पब्लिक से उद्धृत। अब देखिए, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अभी तक देखिए, सबसे पहले जो शासन था वो राजाओं का राजतंत्र था बिल्कुल, फिर उसके बाद वो संवैधानिक राजतंत्र हुआ। संवैधानिक राजतंत्र भी आम जनता के लिए, जनसाधारण के लिए ठीक नहीं था। फिर उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र का भी उन्मूलन कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, और उसके बाद गणतंत्र यानी कि जनता का शासन की स्थापना होती है। तो देखिए, फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। यानी कि दबाव में आकर उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन प्रशा के राजा उससे उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाले ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। यानी कि यूरोपीय राजा और कुलीन यानी कि अमीर वर्ग, उनके विरुद्ध जो जनता की जंग के रूप में, यानी कि जनता के युद्ध के रूप में लिया, विरोध के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रोजेट द लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। बहुत नुकसान हुआ इन क्रांतिकारी युद्धों से फ्रांस की जनता को। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी।
देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले कि राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र हुआ, तो संवैधानिक जब राजतंत्र हुआ तो उसमें भी मतलब कि जो विशेष भूमिका थी वो अमीरों की ही थी। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। जहाँ जहाँ पर भी लोग इकट्ठे होते वहाँ पर राजनीति की बात करते, सरकारी नीतियों की बात करते और अपने अपने हिसाब से योजना प्रस्तुत करते। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। एक क्लब था जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, उस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। ये सबसे मशहूर था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए, यानी कि जहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हो सकती थी ऐसे भी क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों मांगों के बारे में और जानें। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।